जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं आपके पसंदीदा शो प्रॉपर्टी मीशा शो पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको इस ट्रेंड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने भारतीय निवेशकों के बीच एक नई लहर पैदा कर दी। भारतीय न केवल विदेशों में तेजी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बल्कि नाबालिग बच्चों के नाम पर भी प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस कदम से कोई कानूनी पेच भी है इसके अंदर, और इससे भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आइए आज आपको डिटेल में इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके डीप एनालिसिस करके मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एलआरएस और नाबालिग के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने का कनेक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझाते हैं कि आपको आखिर नाबालिग के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने का ये ट्रेंड क्यों शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है भारतीय रिजर्व बैंक की लिबराइजेशन रेमिटेंस स्कीम एलआरएस से। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सालाना 2,50,000 $2,50,000 तक की रकम विदेश में किसी भी मकसद से भेज सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, छुट्टियां बनाने के लिए हो या फिर विदेशी प्रॉपर्टी में निवेश के लिए। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। अगस्त 2022 में एलआरएस के तहत कुछ बदलाव हुए जिसमें एक महत्वपूर्ण नियम यह आया कि अगर आपने 180 डेज के अंदर जो आपका भेजा गया विदेश के अंदर फंड है उसे निवेश नहीं किया तो आपको वो रकम वापस भारत भेजनी पड़ेगी। इससे पहले आप जितनी रकम विदेश भेजते थे उसे अपनी विदेश संपत्ति या बैंक खातों में लंबे समय तक रोक सकते थे। पर अब 180 डेज की जो समय सीमा है के कारण निवेशकों को एक नई योजना बनानी पड़ी और यहीं से शुरू हुआ नाबालिग के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने का सिलसिला। अब बात करते हैं आखिर नाबालिग के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने से इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हो रहा है। नाबालिग के नाम से धन भेजने पर एलआरएस की जो लिमिट है उसके तहत प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक फैमिली या हस्बैंड वाइफ, उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और ये परिवार सालाना $10 लाख तक की रकम विदेश भेज सकता है। मतलब चारों लोग मिलके 2.5 लाख के हिसाब से $10 लाख तक की रकम विदेश भेज सकते हैं, यानी हर सदस्य $2.5 लाख के आसपास। इससे बड़ी आसानी से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, जैसे दुबई, लंदन या कैलिफोर्निया में। ट्रस्ट के जरिए नाबालिगों की संपत्ति जो मैनेजमेंट है उसकी क्या लीगल स्टेटस है। जी हाँ, कई देशों में खासकर दुबई में नाबालिगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना पूरी तरह से कानूनी है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में नाबालिग के नाम पर संपत्ति दर्ज की जा सकती है और माता पिता एक ट्रस्टी को उस प्रॉपर्टी के अधिकारों को संभालने के लिए अपॉइंट भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि प्रॉपर्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। नाबालिग के नाम पे प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। पेरेंट्स ट्रस्टी के जरिए प्रॉपर्टी प्रबंधन भी किया जा सकता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी का खुलासा करना अनिवार्य है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं टैक्स संबंधी जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्क हैं, वो क्या है। जहां इस तरह की इन्वेस्टमेंट रणनीति फायदे का सौदा हो सकती है, वहीं इस टैक्स संबंधी चैलेंजेस और रिस्क भी हैं। अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसमें रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं तो वो जो इनकम है आपके माता पिता के आय से जोड़ दी जाती है। ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी देना बेहद इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से हुई आय को माता पिता की आय से जोड़ दिया जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन साथ में मैं फिर से आपको बता दूं, आयकर रिटर्न देना ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 139(1) के तहत अगर किसी भी प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियरी है कोई नाबालिग है तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी को पेरेंट्स की इनकम के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही प्रॉपर्टी नाबालिग के नाम पे हो, लेकिन टैक्स संबंधी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की ही होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या ये ट्रेंड भविष्य में जारी रहेगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्या सरकार इस लूप होल को लंबे समय तक चलने देगी? मौजूदा नियमों में जो खामियां हैं इसका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स इस बड़ी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में
अपने नाबालिग बच्चों के नाम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पर अगर सरकार इन नियमों में और सख्ती करती है तो ये रास्ता बंद भी हो सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज जो खुला हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी खुला रहे, क्योंकि ये एक लूप होल है और आज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट इस पे फ्यूचर में एक्शन नहीं लेगी, इसकी कोई ज़रूरी बात नहीं है। आने वाले समय में सरकार की नज़र इन लूप होल्स पर है, हो सकता है कि इसमें बदलाव देखने को मिले। इससे पहले कि ये नियम बदले, इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में लगे हुए। तो ये तो थी पूरी जानकारी, कैसे भारतीय इन्वेस्टर्स नाबालिगों के नाम पे विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इसके पीछे कानूनी और टैक्स संबंधी पहलू क्या क्या हैं। कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी, ये मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास आएगा। और अगर ये जानकारी आपको वाकई में बेनिफिशियल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सर्कल में इसे भेजेंगे उतना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्रॉपर्टी संबंधी रेगुलर मिल पाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको अक्सर प्रॉपर्टी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार देता है। तो बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेके आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।